अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। हाइपोथायराइडिज्म क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, इसका इलाज क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि थायराइड को कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस करते हैं। हाइपोथैलेमस के सिग्नल की बदौलत, पिट्यूटरी ग्लैंड के स्टिमुलेट करने की बदौलत थायराइड अपने हार्मोन्स क्रिएट करती है, उनका सिक्रेशन होता है। यानी T3 और T4 हार्मोन जो हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस की बदौलत होते हैं। और थायराइड की हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड के हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है, उनका सिक्रेशन कम हो जाता है, जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म का नाम देते हैं। इसकी सबसे पहले हम वजूहात जानते हैं, फिर अलामात जानते हैं। दोस्तों, थायराइड के अंडर एक्टिव होने की वजूहात में एक तो टॉप पे स्ट्रेस है। स्ट्रेस के अलावा मेडिकेशंस, केमोथेरापी, आयोडीन डेफिशिएंसी, सेलेनियम डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी, हाशिमोटोज थायराइडाइटिस। यानी कि इन असबाब की बदौलत मरीज की थायराइड ग्लैंड जो है वो अंडर एक्टिव हो जाती है। थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से चंद अलामात पैदा होती हैं, जिनमें फटीज, स्किन का रफ हो जाना, वजन का बढ़ना, यानी फैट्स का मेटाबोलाइज होना कम हो जाना और नतीजतन मोटापे का शिकार हो जाना। हाइपोथायराइडिज्म के मरीज में कॉन्स्टिपेशन नुमाया रहती है। इसकी सबसे बड़ी और अहम इलामत यह है कि इसका मरीज सर्दी को कतन बर्दाश्त नहीं करता। सर्दी को बर्दाश्त करने की इसमें सलाहियत कम होती है। खवातीन जो हाइपोथायराइड का शिकार हैं या शिकार होती हैं, अक्सर उनमें अगर इनफर्टिलिटी हो तो उसका काज हाइपोथायराइडिज्म बनता है। मेंसेस पीरियड इरेगुलर होने के पीछे भी बाज औकात काज हाइपोथायराइडिज्म होता है। इसी तरह मर्दों में हाइपोथायराइडिज्म के सबब से इरेक्टाइल डिसफंक्शन पैदा हो जाता है। बाज मरीजों का किडनी फंक्शन भी पुअर होने की वजह हाइपोथायराइडिज्म होती है। इसके अलावा बाज हार्ट के पेशेंट हैं जो, उनमें भी काज हाइपोथायराइडिज्म बनती है। यानी हाइपोथायराइडिज्म की अलामात के साथ उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो इंतहाई खतरनाक हैं। अब हम इसके इलाज की तरफ आते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में दौरे जदीद में जदीद तिब के मुताबिक अगर थायराइड हार्मोन सिक्रेशन कम है तो मसनूई तौर पे थायराइड हार्मोन दिया जाता है। जैसे टैबलेट फॉर्म में थायरक्सन आ रही है, ट्राईआयोडियोथायरोनाइन आ रही है। यानी ये जो
T3 और T4 थायराइड के हार्मोन्स हैं, अगर वो कम पैदा हो रहे हैं तो बाहर से देना शुरू कर दो, आंखें बंद करके। काज ऑफ डिजीज भी नहीं देखते, अगर काज ऑफ डिजीज को देखें, उसको दूर करें, तो बॉडी खुद ही जो है वो हार्मोन पैदा करना शुरू कर दे, थायराइड खुद ही हार्मोन का सेक्रेशन शुरू कर दे। उस चीज को नहीं देखना। मैं अक्सर इसकी मिसाल इस तरह देता हूं कि अगर टांग में दर्द है तो उसके सबब, दर्द के सबब को, जख्म को या सोजिश को खत्म ना करो, बल्कि मरीज को ना एक बैसाखी दे दो, ये लो इसके जरिए चलना शुरू कर ले, या वक्ती तौर पे दर्द को सुन कर दो, तकलीफ वही रहने दो, चलो इसके सहारे तुम चलना शुरू कर दो। ये मिसाल है एलोपैथी की। इसी तरह एलोपैथी, नजर कमजोर है तो ग्लासेस लगा दो, पीछे जो कमजोरी है उसको दूर ना करो, जो पीछे सबब है उसको दूर ना करो। इसी तरह अगर पेंक्रियाज का फंक्शन पुअर है तो इंसुलिन बाहर से देनी शुरू कर लो, पेंक्रियाज को स्टिमुलेट ना करो, यानी काज ऑफ डिजीज की तरफ ध्यान ना दो, मरीज को फारावर अद्वियात का मोहताज बना दो। इसी तरह हाइपोथायराइडिज्म में मरीज को सारी उम्र के लिए थायरक्सन हार्मोन और ट्राईआयोडियोथायरोनाइन हार्मोन का मोहताज बना दिया जाता है, उसका मुकम्मल इलाज नहीं किया जाता, काज ऑफ डिजीज को खत्म नहीं किया जाता, वक्ती तौर पे, फौरी तौर पे, वक्ती तौर नहीं, हमेशा के लिए उसको अद्वियात का सहारा दे दिया जाता है। हालांकि एक एलोपैथिक मुआलिज को काज ऑफ डिजीज का इल्म भी होता है, सोल्यूशन नहीं। सोल्यूशन क्या होगा? सारी उम्र के लिए गोली खाओ। अरे ये कौन सा तरीका इलाज है? ये इलाज नहीं है, ये सहारा है। ये बीमारी को खत्म नहीं किया गया, बल्कि बीमार को सहारा दिया गया। बीमारी वही की वही, जू की तू पड़ी हुई है। अब हम इसको थोड़ा सा होम्योपैथिक फील्ड में देखते हैं। होम्योपैथिक फील्ड में सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या जिस तरह एलोपैथिक वाले वक्ती तौर पे मरीज को सहारा दे रहे हैं, क्या हमारे पास इसका सहारा मौजूद है? परमानेंट इलाज उसी सूरत में होगा जब काज ऑफ डिजीज को खत्म करेंगे, उसकी जो है सिम्टम्स खत्म हो जाएंगी, अलामात खत्म हो जाएंगी। काज खत्म हो गया, जड़ खत्म हो गई तो शजर नहीं रहेगा। ये तो असूले कायनात है। इसी तरह जिस तरह एलोपैथिक फील्ड में थायरक्सन हार्मोन या ट्राईआयोडियोथायरोनाइन दिया जाता है, वो हार्मोन जो मरीज के अंदर प्रोड्यूस होने थे नहीं हो रहे, बस मसनूई तौर पे दे दो। इसी तरह होम्योपैथी में थायराइडिनम 3x ट्रिचुरेशन फॉर्म में टैबलेट्स हैं, 4 टैबलेट्स दिन में 3 मरतबा देना शुरू कर दें। थायरक्सन की जरूरत नहीं, ट्राईआयोडियोथायरोनाइन की जरूरत नहीं। मसनूई तौर पे थायरक्सन की और ट्राईआयोडियोथायरोनाइन की कमी जो है वो पूरी होनी शुरू हो जाएगी थायराइडिनम 3x से, लेकिन ये भी वक्ती तौर पे उसका ये सहारा होगा, लेकिन थायरक्सन की बदौलत अच्छा सहारा होगा, क्योंकि थायराइडिनम में वो मिनरल्स भी पाए जाएंगे जो थायराइड में मौजूद होते हैं। थायरक्सन तो सिर्फ और सिर्फ उसका खारिज करदा हार्मोन है, इसमें वो तमाम चीजें मौजूद होंगी थायराइडिनम 3x में। पहली तो बात ये हो गई वक्ती सहारा थायराइडिनम 3x। अब हम इसके काज ऑफ डिजीज को मद्देनजर रखते हुए इलाज की तरफ आते हैं।
सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सेलेनियम डेफिशिएंसी के नतीजा में जो है हाइपोथायराइडिज्म लाहक होता है। जिस तरह आयोडीन डेफिशिएंसी है, इसी तरह सेलेनियम डेफिशिएंसी है। सेलेनियम भी मरीज में पाया जाने वाला एक कुदरती मिनरल है। यह भी मिट्टी में पाया जाने वाला और इंसान में पाया जाने वाला कॉमन मिनरल है। सेलेनियम की ज्यादा मिकदार थायराइड में पाई जाती है, इसी तरह आयोडीन की भी थायराइड में पाई जाती है। अगर सेलेनियम की मिकदार कम हो जाए तो नतीजतन थायराइड के हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म की अलामत मरीज में जाहिर हो जाती है। सेलेनियम 3x, असल में सेलेनियम का एक बहुत बड़ा रोल भी है, एक मैकेनिज्म भी है थायराइड में। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम है एक, जो थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करवाता है। उसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज पैदा होके भी थायराइड के सेक्रेशन को कम कर देती है या रोक देती है या मफलूज कर लेती है थायराइड को। सेलेनियम 3x एक ऐसा साल्ट है जो उन एंटीबॉडीज को रिड्यूस करता है जो थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम के अगेंस्ट होती हैं, और वो एंटीबॉडीज थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन में रुकावट होती हैं। उन एंटीबॉडीज को जो है वो रिड्यूस करता है सेलेनियम। एक तो इसका ये कमाल है। दूसरा, अगर सेलेनियम डेफिशिएंसी है तो सेलेनियम की कमी को भी सेलेनियम 3x पूरी करेगी। अगर एंटीबॉडीज ने जो है थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम को रोके हुआ है तो उसको भी, ये एंटीबॉडीज को भी खत्म करेगी। सेलेनियम 3x 4 टैबलेट दिन में 3 मरतबा। दूसरा, आगे हम आएंगे आयोडीन डेफिशिएंसी की तरफ। आयोडीन डेफिशिएंसी में आयोडियम 3x, देखें सेलेनियम का टेस्ट मौजूद है लेकिन बहुत कम लेबॉरेटरियां कर रही हैं। आयोडीन का टेस्ट मौजूद है लेकिन आप आयोडीन डेफिशिएंसी को अलामात के जरिए भी या सेलेनियम डेफिशिएंसी को अलामात के जरिए भी जो है वो समझ सकते हैं। इनकी अलामात पे हम मिनरल्स की अलामात की डेफिशिएंसी पे अलहदा से वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह हर एक साल्ट पे, कि उसकी कमी कैसे होगी, कौन से टेस्ट उसमें करवाएंगे हम और कैसे उसमें कौन सी पोटेंसी इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह होम्योपैथी को आसान तरीन बनाकर पेश किया जाएगा। आयोडीन डेफिशिएंसी में हम आयोडियम 3x को इस्तेमाल करेंगे दिन में 3 मरतबा। इसका एक सबसे बेहतर सॉल्यूशन, देखिए हाइपोथायराइडिज्म में अक्सर मरीजों में हाइपोथायराइडिज्म जो होता है, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म कुड बी कॉज ऑफ हाइपोकालेमिया। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से बॉडी से पोटेशियम लेवल भी कम हो जाता है। अगर मरीज में आयोडीन डेफिशिएंसी भी है और पोटेशियम डेफिशिएंसी भी है, आंखें बंद करके पोटेशियम प्लस आयोडीन काली आयोडेटम 3x में इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह उससे वो डेफिशिएंसी दूर होगी और ऑटोमेटिकली जो है थायराइड जो है वो अपने फंक्शन को जो है बहाल कर लेगी। या अगर पोटेशियम लेवल नॉर्मल है तो आप आयोडियम 3x में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे एक और मिनरल है जिसका बहुत बड़ा रोल है हाइपोथायराइडिज्म में, जिसको कहते हैं जिंक। जिंक डेफिशिएंसी के नतीजा में भी थायराइड के जो
हार्मोन्स हैं उनका सिक्रेशन कम हो जाता है। अगर आप जिंक टेस्ट करवा लें पेशेंट का, आपके पास रिपोर्ट है, या जिंक की अलामात आपने जो है वो उसमें उसकी डेफिशिएंसी की मरीज में मौजूद पाई हैं, तो आप जिंकम मेट 3x में इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उससे मरीज कवर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो जो उसकी काज है वो डेफिशिएंसी है, उसको अगर आप पूरा करेंगे तो थायराइड एक्टिव हो जाएगी। लेकिन एक बात और अर्ज करता चलूं कि ये कमी मसनूई कमी पूरी करने के मुतरादिफ है। अब हमने देखना ये है कि परमानेंटली इसमें हम कैसे इन जो साल्ट्स हैं उनको बॉडी में जो है वो उनके लेवल को बैलेंस कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं या बहाल रख सकते हैं। मैं इसमें आपको एक अपना एक तजुर्बा शेयर करना चाहूंगा। मुझे इस बात से गर्ज नहीं है कि कोई मेरे बात से बेखुश होता है, राजी होता है, क्योंकि अक्सर मुझे ये कहते हैं कि आप जो है वो क्लासिकल को छोड़ के आप टेस्ट की तरफ डॉक्टर्स का रुझान कर रहे हैं या स्टूडेंट्स का। भाई अगर आपको टेस्ट से मालूम होता है अलामात का मजमुआ, तो फिर इसमें तो बहुत बड़ी आसानी है। ये तो जो साल्ट्स की तिब है, जिसे बायोकेमिक या बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, जो होम्योपैथी की एक ब्रांच है, उसमें साल्ट की कमी पेशी के नतीजा में बीमारी बताई गई है। और वही मिनरल्स जो है, वही साल्ट जो है होम्योपैथी का जूस भी है। अगर मरीज में किसी एक साल्ट की डेफिशिएंसी है, मैं एक अर्ज करता चलूं कि हमने एक कुव्वत पे गौर किया है जिसको हम कुव्वत मुदाफत कहते हैं, कि कुव्वत मुदाफत बीमारी के खिलाफ दिफा करने वाली कुव्वत है, या दूसरे अल्फाज में बीमारी को दफा करने वाली कुव्वत है, बीमारी को दूर करने वाली कुव्वत है। ये तो बॉडी में कुव्वत है। कुव्वत दफा या कुव्वत मुदाफत या इम्यूनिटी के ही गिर जाने का नाम बीमारी है। अगर दफाई निजाम मौजूद है तो मर्ज जिस्म को फतह करके अपना गलबा पैदा नहीं कर सकता, तो इट्स मीन के मरीज बंदा तंदुरुस्त है। अगर कुव्वत दफा कमजोर हो चुकी है, कुव्वत दफा जो है कम है, गिर गई है, दब गई है, तो फिर मर्ज ने जिस्म पे गलबा हासिल कर लिया, तो इसी का नाम तो बीमारी है। अब कुव्वत मुदाफत के दब जाने के पीछे भी असबाब हैं। कुछ असबाब मैं सिर्फ यहां पे एक बात करूंगा जो कि मेरे आज के जो है बयान से रिलेटेड है, जिस पे अभी बात कर रहे हैं कि मिनरल्स की डेफिशिएंसी। अगर आप मिनरल्स की डेफिशिएंसी में वही मिनरल जो है वो मरीज को देते हैं ओरली या इंजेक्शन के जरिए, वक्ती तौर पे वो बहाल करेगा, फिर जिस्म को जरूरत होगी। बात ये याद रखें कि हर मिनरल्स जो है वो हम खुराक से लेते हैं, फिर भी मरीज को डेफिशिएंसी होती है। बाज़ औक़ात मरीज जो है वो मुतलका मिनरल जिसकी डेफिशिएंसी होती है उससे रिच डाइट भी ले रहा होता है, फिर भी उसको डेफिशिएंसी होती है। क्यों? जिस्म में कुव्वत मुदाफत के अलावा एक कुव्वत जाज़बा है जो खुराक को जज़ब करती है, जो मिनरल्स को जज़ब करती है, जो खुराक से विटामिन्स को जज़ब करती है, जो केमिकल्स को जज़ब करती है, कुव्वत जाज़बा। इसका रोल कुव्वत हाज़मा के बाद है। कुव्वत हाज़मा के बाद कुव्वत जाज़बा है। अगर कुव्वत जाज़बा इंसान में डीएक्टिवेट है या उसकी कमी है, नतीजातन मरीज में जो है मिनरल्स या मुतलका जो साल्ट्स हैं वो जज़ब नहीं हो पा रहे, तो आप मसनूई तौर पे भी देते हैं तो फिर भी उसमें कमी आती है। मैंने कैल्शियम की डेफिशिएंसी में देखा कि मरीज को कैल्शियम लगा रहे हैं, 4 घंटे बाद इंजेक्शन की सूरत में डॉक्टर दे रहे हैं, टैबलेट फॉर्म में भी दे रहे हैं,
फिर भी कैल्शियम लेवल जो है वो नॉर्मल पे नहीं आ रहा। क्यों? वो कैल्शियम ले रहे हैं, कैल्शियम दे रहे हैं, लेकिन बॉडी जज़ब नहीं कर रही। यह है कुव्वत जाज़बा की कमी। मैंने इसमें यह देखा कि मुख्तलिफ साल्ट्स के की कमी में मैंने जिस साल्ट की कमी थी उसी साल्ट को जो है वो 12x या इससे ऊपर की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाया, हालांकि वो हालिस हालत में क्रूड फॉर्म में मिनरल नहीं था। उसने उसकी कुव्वत जाज़बा को जो है वो बहाल कर दिया। हाइपोकैल्सीमिया में मैंने देखा कि मरीज को मैंने कैल्शियम कार्बोनेट कैलकेरिया कार्ब से कैलकेरिया कार्ब 30 में एक डोज दी, बाद में उसको कैलकेरिया फास्ट दिया। दोबारा मरीज को कैल्शियम की कमी नहीं हुई। बाद में उसको मैग्नीशियम की जरूरत पड़ी क्योंकि वो पेशेंट पैराथायराइड का था। यानी अगर सिलीनियम डेफिशिएंसी है, जिंक डेफिशिएंसी है, आयोडीन डेफिशिएंसी है, आप इसको बुलंद पोटेंसी में यानी उस पोटेंसी में जिसमें दुआ की इंतहाई कलील मिकदार मौजूद है, कलील मौजूद है, कलील मादूम नहीं, कलील मौजूद है, उस पोटेंसी में देकर अब आप उसको लो पोटेंसी में ले आते हैं या लो इस्तेमाल करवाते हैं तो उसकी कुव्वत जाज़बा मुतरक है। वही देने से उसकी जो है बॉडी में अब खुराक से भी जज़ब करना शुरू कर लिया और आपकी ट्रिचुरेशन फॉर्म में दिए हुए साल्ट को भी जज़ब करना शुरू कर लिया। जिंक डेफिशिएंसी के नतीजा में भी हाइपोथायराइडिज्म होता है, सिलीनियम डेफिशिएंसी के नतीजा में भी हाइपोथायराइडिज्म होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी के नतीजा में भी हाइपोथायराइडिज्म होता है, और इसमें पोटेशियम डेफिशिएंसी भी हो जाती है। अगर पोटेशियम डेफिशिएंसी हो तो काली आयोडाइड आप दे सकते हैं। इसी तरह हम मदर टिंक्चर्स की तरफ आते हैं। ये जो मैंने 60 बताए हैं ये मैंने 3x में बताए हैं। 3x एक ट्रिचुरेशन फॉर्म है, ये भी किसी हद तक कुव्वत जाज़बा को जो है वो बहाल करती है, एक्टिवेट करती है। यानी ये इसको आप क्रूड फॉर्म की तरह नहीं ले सकते, यानी ले सकते से मुराद उसमें शुमार नहीं कर सकते। ये पोटेंसी की शक्ल में है और ये भी कुव्वत जाज़बा पे असरअंदाज होती है। मदर टिंक्चर की तरफ आते हैं। फ्यूकस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। दोस्तों फ्यूकस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जो है ये रिच आयोडीन भी है, थायराइड पे बहुत गहरा असर करने वाली दुआ है, हाइपोथायराइडिज्म पे इस कदर असरअंदाज होती है कि फौरी बॉडी में जो है ये T3 T4 का सिक्रेशन को बढ़ा देती है और इसी वजह से ये मोटापे की दुआ भी मानी जाती है। क्योंकि थायराइड का सिक्रेशन बढ़ने के नतीजा में T3 T4 का लेवल जब बढ़ेगा तो वो बॉडी से फैट्स को रिड्यूस करेगा, और जिनमें T3 T4 का लेवल कम होता है हाइपोथायराइडिज्म में वो अक्सर बल्कि होते ही मोटापे का शिकार हैं, और हाइपर वाले जो है वो मोटापे का नहीं सूखेपन का शिकार होते हैं। फ्यूकस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। इसी तरह अश्वगंधा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर एक ऐसी मदर टिंक्चर है जो थायराइड को बैलेंस करने वाली है। मैंने इसको हाइपरथायराइडिज्म में भी देखा, हाइपोथायराइडिज्म में भी देखा। ये कमाल की दुआ है, ये थायराइड को बैलेंस करती है। T3 T4 लेवल अगर कम है तो उसको भी बहाल करती है, अगर ज्यादा है तो उसको भी नीचे लाती है। लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट इसका हाइपोथायराइडिज्म में देखा गया, हाइपरथायराइडिज्म के केसों में भी इस्तेमाल की गई। आर्टिका डायोका।
आर्टिका डायोका भी थायराइड को मेंटेन करती है। ये भी थायराइड के हार्मोन्स को जो है वो तवाजन पे ले आती है। आर्टिका डायोका होम्योपैथिक मदर टिंचर। अश्वगंधा होम्योपैथिक मदर टिंचर जो है उसके 10 से 20 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा, 30 तक भी ले सकते हैं। बहुत शानदार रिजल्ट आता है इसका। इसी तरह आर्टिका डायोका 10 से 20 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा। दोस्तों इसके अलावा बहुत सी मदर टिंक्चर हैं जो हाइपोथायराइडिज्म में मुस्तमिल हैं, लेकिन क्योंकि यहां पे जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है उनका जिक्र किया जा रहा है। अविना स्टिवा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर अक्सर थायराइड के मरीजों को सहारा देती है, उनके जिस्म में पैदाशुदा कमजोरी को दूर करती है और थायराइड को भी किसी हद तक जो है वो स्टिमुलेट करती है। अविना स्टिवा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर के 10 से 20 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोशिश करें कि हाइपोथायराइडिज्म के जितने भी केसेस हैं उनमें सीलेनियम और आयोडीन को खसूसी तौर पे मद्देनजर रखा जाए। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की आपको इतला बर वक्त मिलती रहे। इतला उसी सूरत में मिलेगी जब आप बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन, वो बेल आइकन को क्लिक करके साथ में ऑल पे क्लिक करेंगे ताकि आपको सब नोटिफिकेशन मिलते रहें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।